जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का पैट के दूसरे प्रैक्टिस सेट में। टोटल 100 क्वेश्चन है इसमें, बिल्कुल जो रियल एग्जाम है उस पर आधारित। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो किसमें हुई है? ये हुई है वैदिक युग में। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? तो हर्षवर्धन की जो धार्मिक सभा थी वो कहाँ होती थी? वो होती थी प्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 4, कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया? कुतुब मीनार का कार्य शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और कंप्लीट किसने कराया? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई है? तो अंग्रेजों के समय में जो प्रथम जनगणना हुई है वो हुई है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पे हुआ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ है? तो ये हुआ है गोविंद वल्लभ पंत की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने विरोध किया है? तो ये विरोध किया है, ये किसने किया है? एन.जी. रंगा ने। क्वेश्चन नंबर 9, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया है? तो ये थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो ये 4 इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां उपस्थित नहीं थे, इन्होंने पैरवी नहीं की थी। बाकी भोला भाई देसाई ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, इन तीनों ने इसकी पैरवी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत टोटल 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 13 में है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में समस्त राज्यों के क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कि वैश्वीकरण वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो इसमें वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना क्या कहलाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बजट एक लेख पत्र है। मतलब बजट क्या है? बजट क्या है? सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र है, उसको क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? तो इनमें से संविधानेतर संस्था कौन सी है? नीति आयोग जो है वो संविधानेतर संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रजातंत्र। ये भारत हमारा कैसा है? प्रजातंत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? तो समवर्ती सूची ली गई है हमारी ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन जो है भाग 20 आर्टिकल 368 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के फर्स्ट में है। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमें बताना कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है। तो जो आयकर का एकत्रीकरण है, यानी इनकम टैक्स को कलेक्ट करना, वो काम कलेक्टर का नहीं है। बाकी भू राजस्व का एकत्रीकरण,
कानून व्यवस्था का रखरखाव और भू दस्तावेज का रखरखाव, ये सभी किसके काम है? कलेक्टर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? इसका हो जाएगा आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी यानी सिलिकॉन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो आइसो बार जो है वायु दाब के लिए होता है, आइसो हाइट ऊंचाई के लिए होता है, पर ये आइसो हेलाइन ये बर्फ वर्षा के लिए नहीं होता, ये सुमेलित नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में किण्वन की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस है? ब्यूटेन। इसका हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आनुवांशिकता की इकाई, आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? ये होती है जीन। 31 है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है, तो प्रत्येक संख्या को 12 से गुना करने पर नई संख्या का औसत क्या होगा? सही तरीका इसका यह है आपका सोल्व करने का कि पहले 10 की 7 से गुना करेंगे 70 आ जाएगा, 70 की 12 से गुना कर देंगे 840 आ जाएगा, और फिर औसत निकालने के लिए हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जितनी संख्या होती है उससे डिवाइड करना पड़ता है। तो 840 को 10 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 84 आ जाएगा। वरना इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 10 संख्याओं का औसत 7 है और सभी संख्या को 12 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 7 को ही 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 सत्ते 84 इस क्वेश्चन का ठीक आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया कि मुर्गियों और भैंसों का एक झुंड है जिसमें पैरों की संख्या 140 है और सिर की संख्या 48 है। इसको हमें किस तरीके से सोल्व करना है कि मुर्गियों की संख्या हमें इसमें निकालनी है, तो हमने मान लेना है कि सभी की सभी क्या है? भैंस है। और भैंसों की अगर सिर 48 है तो 48 को 4 पैर होने चाहिए, 48 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 48 चौका 192 यानी 192। पर पैरों की संख्या दे कितनी रखी है? पैरों की संख्या दे रखी है 140, तो 192 में से 140 को माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा आपका 52। और 52 को हमें जो यहाँ संख्या दे रखी है वो मुर्गी की और भैंस की दे रखी है। मुर्गी 2 पैर वाली, भैंस होगी 4 पैर वाली, यानी इनके पैरों का जो अंतर है वो कितना है? 2 है। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 52 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 26 दूनी 52। तो ये जो आंसर आएगा, अगर हमने संख्या किसकी मान के चले थे? भैंस की संख्या मान के चले, तो आंसर किसका आ जाएगा? मुर्गी का आ जाएगा। यानी मुर्गियों की संख्या कितनी है? 26 है, और इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर हो जाएगा। इसके बदले अगर आप इसका क्या नाम है उसकी भैंस की संख्या निकालना चाहोगे, भैंसों की संख्या कितनी है? तो 48 में से 26 को माइनस कर दो यानी 22 आ जाएंगी भैंस। इस क्वेश्चन को आप वेरीफाई भी कर सकते हो इनकी टांग की कैलकुलेट करके। यानी अगर 22 भैंसे हैं और 22 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनके टोटल पैर कितने हो जाएंगे? 88 हो जाएंगे। मुर्गी 26 है और 26 की पैर की अगर काउंटिंग करेंगे तो 26 दूनी 52, टोटल हो जाएंगे 88 पैर हो जाएंगे भैंस के और 52 पैर हो जाएंगे मुर्गी के। कैलकुलेट करेंगे, इसको काउंट करेंगे तो 140 यानी 140 टोटल पैरों की संख्या आ जाएगी। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इसको क्वेश्चन को अगर पेपर में टाइम मिलता है, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है, 1 घंटे में लगभग ये पेपर कवर हो जा रहा है। इससे पहले भी मैंने एक प्रैक्टिस सेट करवाया, पूरा का पूरा 1 ही घंटे में कवर है। अगर सारे क्वेश्चन अच्छे से हमें ये है कि हमने स्पीड से पढ़ भी रखे और प्रैक्टिस सेट भी लगा रखे तो 1 घंटे में पूरा प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। उसके बाद अपने मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन को वेरीफाई जरूर कर लें, गोला आराम से भरें और भरने के बाद एक बार चेक जरूर कर लें कि हमने जो पेपर टिक लगाया है उसी को गोले में भरा है नहीं भरा है। दोबारा काटा पिट्टी तो उसमें होगी नहीं, हालांकि पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी एक बार चेक करने से आपको पता चल जाएगा कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि 5 + 1 बटे + 1 बटे 2 बटे 3 बटे इस टाइप से करके अगर बड़ी कैलकुलेशन देता है तो इसको सोल्व किस तरीके से करना है? नीचे से शुरुआत करनी है। नीचे शुरुआत करेंगे कैसे? इस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 × 12, 12 और 1 13, यानी ये आ जाएगा 13/4। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सोल्व करते जाना है और जो नीचे वाली संख्या है 4 इसको ऊपर ले जाना है, यानी ये हो जाएगा क्या? 4/13, तो नीचे वाले 4 की वैल्यू खत्म। अब बचा क्या? अब यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको अलग से, 2 + 4/13। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13 दूनी 26, 26 और 4 30, यानी 30/13 आ जाएगा।
पर जो नीचे वाली संख्या होती है इसको क्या करना होता है, ऊपर ले जाना होता है, क्योंकि 1 के अपॉन में, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये वाली सीरीज चल रही है हमारी 1 प्लस 13/30। 1 प्लस 13/30 को सोल्व करेंगे तो 30 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, और 30 में 13 को जोड़ देंगे, ये कितना आ जाएगा, 43/30 आ जाएगा। इस बार भी हमें यही करना है कि नीचे वाले को हमें ऊपर ले जाना है, यानी जो 30 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 30/43, और इस बार प्लस में क्या है, इस बार है प्लस में 5, यानी 5 प्लस 30/43। अच्छा एक चीज और है, या तो हम इसको यहीं पे कैलकुलेट करें, फिर से 43 की 5 से मल्टीप्लाई करें, उसमें 30 को ऐड करें और उसके बाद वापस सोल्व करें। अगर आंसर भी सही बटे में दिया हुआ है तो इसका बस केवल आप प्लस हटा दो, क्योंकि सोल्व करने के बाद भी आपकी आंसर यही आ जाएगा, यानी 5 सही 30/43 का इसका ठीक आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा, 5 सही 30/43। अगर कोई संख्या प्लस में लिखी है तो उसको प्लस हटा देंगे, वही आंसर सही बटे में हो जाएगा। आप सोल्व करके देखना चाहेंगे तो भी देख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि 7 संख्या का औसत 18 है, यदि एक संख्या 17 को 31 से बदल दिया जाता है तो औसत में क्या परिवर्तन पड़ेगा। पूरी इसमें 7 के 18 से मल्टीप्लाई करके सोल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल ये देखना है एक संख्या 17 को क्या कर दिया है, 17 को हटा के 31 कर दिया गया है, यानी टोटल कितना प्लस कर दिया गया है। 17 को हटाएंगे और 31 को ऐड करेंगे तो कितने का अंतर आएगा, वो अंतर आएगा 14 का, और 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये सॉरी 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि 7 ही संख्या है, अब जितनी संख्या उससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, यानी पहले जो औसत था नया औसत उससे 2 ज्यादा हो जाएगा। तो पहले औसत 18 था, अभी 2 ज्यादा करने पे क्या हो जाएगा, औसत 20 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी ठीक आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कहा गया है कि रमेश अपने वेतन का 35% मकान किराए पर, 15% भोजन पर और 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है, और 4500 रुपए की बचत भी कर लेता है। तो इसमें पहले हमें ये देखना है कि उसने खर्च कितना कर रहा है। 35 और 15 50, 50 और 20 70, यानी टोटल 70% खर्च कर देता है। 100 में से 70 तो उसने खर्च कर दिए, बचे कितने, 30%। जब 30% 4500 रुपए के बराबर हैं तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि उसका 100% कमाई थी कितनी। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे और 3 को 45 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 3 45, यानी 150। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1% बराबर है 150 के, तो हमें क्या निकालना है, 100% निकालना है। 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 15,000 के। 100 की 2 जीरो जो है वही तो 150 के पीछे लगानी है, तो आंसर आ गया 15,000। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। वेमनस्य का विलोम क्या है, वेमनस्य का विलोम क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी सोमनस्य, इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। सूर्योदय, सूर्योदय में क्या है, इसका संधि विच्छेद बताना है। तो जो बड़ा ऊ है उससे तो बड़ा वाला ओ की मात्रा बनती है, जो छोटा ऊ है उससे छोटे ओ की मात्रा बनती है। तो सूर्योदय में केवल एक ओ की मात्रा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय, ये कि छोटा वाला ऊ। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसके हृदय में ममता नहीं हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निर्मम। जिसके हृदय में डर ना हो वो निर्भय, दया ना हो निर्दयी, और जिसमें हृदय ना हो वो हो गया निहृदय। अगला है क्वेश्चन नंबर 39 कि छक्का पंजा करना। तो छक्का पंजा करना क्या होता है, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। जयद्रथ वध किसकी रचना है, यह है ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त की। आगे दे रखा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर कॉरेस्पॉन्डिंग द क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, हमें इंग्लिश का जो पैराग्राफ है इसको पढ़ना है और इससे संबंधित 41 से लेकर 43 तक यानी 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनका हमें आंसर लगाना है। मिस्टर रोहन हैड नेवर थॉट much about the origin of wealth or inequality in life. It was his firm belief that if this world was not good, the next would be good, and this faith sustained him. He was not like some other whom he knew, who would sell their soul to the devil.
He always thought of God before doing anything. He lived the life of an honest man. He had not married, but did not desire another man's wife. He believed that woman weakened man, as was described in the story of Samson and दलीला। इसमें पूछ रहा है कि जो पैराग्राफ दिया हुआ है इससे संबंधित ये 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 है टू सेल वन सोल टू द डेविल मीन्स, इसका मीन क्या है? इसका हो जाएगा, ये इसमें पैराग्राफ में दे रखा था कि गिविंग अप वंस honesty for the sake of monetary benefit। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 कि मिस्टर रोहन थॉट द वुमेन वीकेंड मैन बिकॉज, कि वुमेन का जो इसमें हो जाएगा ही वाज convinced that what the story of Samson and Delilah illustrate is correct, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 43 इट वाज मिस्टर रोहन बिलीव दैट, मिस्टर रोहन किस में बिलीव करता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन मस्ट लीड एन हॉनेस्ट लाइफ। क्वेश्चन नंबर 44 सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें इनकरेक्ट क्या है? जो स्पेलिंग है वो है अलॉटमेंट, अलाउंस भी ठीक है, बोरो भी ठीक है, इसमें टेररिज्म भी ठीक है। नेक्स्ट है 45 सिलेक्ट द ऑप्शन that can be used as one word substitute for the given group of word, a self governing country of region। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑटोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ये रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है। स्मिता मनीषा से बड़ी है, इसको हमें बनाना किस तरीके से है? पहले ऐसे लिख लेंगे स्मिता मनीषा से बड़ी है, यानी स्मिता को ऊपर लिख दिया, मनीषा को नीचे लिख दिया। धान्या मनीषा से बड़ी है, धान्या भी क्या है? मनीषा से बड़ी है, इसको हम यहाँ बीच में लिख देते हैं। अभी हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये स्मिता से छोटी है नहीं है, फिर भी इसके ऊपर लिख देते हैं। नेक्स्ट है परंतु स्मिता से छोटी है, इस लाइन में इसने क्लियर कर दिया कि धान्या जो है स्मिता से छोटी है, यानी इन दोनों के बीच में आएगी। करुणा रम्या और मनीषा से छोटी है, तो मनीषा से छोटी है कौन? करुणा, और रम्या से भी छोटी है। पर अब ये नहीं पता कि रम्या जो है वो मनीषा से छोटी है या नहीं है, यानी वो यहाँ पे हम बीच में लिख लेते हैं, बाद में चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज कर देंगे। नेक्स्ट लाइन में लिख रखा है कि मनीषा रम्या से बड़ी है, यानी मनीषा जो होगी रम्या से बड़ी होगी, यानी ये इन दोनों के बीच में आ गई। और बाद में पूछा गया कि इन पांचों में किसकी आयु सभी के ठीक मध्य में, यानी बीच में कौन है? तो बीच में मनीषा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। 47 में कहा गया है कि डी के का भाई है, पहले इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। डी जो है वो क्या है? के का भाई है, तो डी भाई है के का। इस तरीके से बनाएंगे तो उसमें चीजें आराम से इसमें क्लियर हो जाती हैं। एम के की बहन है, के की बहन कौन है? एम है। अच्छा, इसमें एक चीज हमें क्लियर हो गई कि के का भाई डी है, के की बहन एम है, पर के क्या है ये क्लियर नहीं हो रहा इसमें, ये के लड़की है या लड़का है? आगे पढ़ते हैं, अगर पता चलेगा तो। आगे बोला गया कि आर डी का पिता है, तो डी के फादर जी कौन हो गए? ये हो गए आर, और एस एम की माँ है, यानी एम की जो माता जी हो गई। भाई ये तीन तो बहन भाई हैं, तो किसी की भी माता का हो, यानी इसकी माता कौन हो गई? ये हो गई एस। पूछा क्या है? इन्होंने पूछा है कि के का आर से क्या संबंध है, तो के का आर से क्या संबंध है? तो के भाई हैं डी, और डी के पिता है कौन? आर है, यानी ये इनका क्या हो सकता है? या तो बेटा भी हो सकता है या बेटी भी हो सकता है। बच्चे इन्हीं के तीनों डी, के और एम, पर इसमें के का कंफर्म नहीं हो रहा कि ये बेटा है या बेटी है, तो इसलिए इसका हम क्या लगाएंगे कि या तो पुत्र हो सकता है या पुत्री, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। उसमें कहा गया कि उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता।
जैसे हत्या, वध, कत्ल और अपहरण। तो हत्या भी, वध भी, कत्ल, इन तीनों में क्या है, इंसान मर जाता है, पर अपहरण में इंसान मारा नहीं जाता, अगवा किया जाता। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। 49 में कहा गया है कि 9:30 पर घड़ी की सुई आपस में कितने डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसके लिए बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ऑप्शन इसके 4 दे रखे हैं, पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 30H माइनस 11/2 इंटू एम। 30H माइनस 11/2 एम। इसमें क्या करना, हमें समय क्या दे रखा है, 9:30। तो घंटे कितने हैं इसमें, 9 बज रहे हैं, और मिनट कितनी है, 30। तो 30 गुना 9 माइनस 11/2 गुना एम। एम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 या 27 यानी 270, माइनस 2 से 30 को काटेंगे 15, और 15 की 11 से गुना करेंगे, आ जाएगा 165। 270 में से 165 जाएगा, आंसर हो जाएगा 105, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी ठीक आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन और एक कारक दिया गया है। कथन और कारक को पढ़ना है, उसमें उसके आधार पर उत्तर देना है। अच्छा, ये जो डेफिनेशन देते हैं ये हर एक क्वेश्चन में देता है, तो आपने प्रैक्टिस सेट में पढ़ ली तो जरूरी नहीं है इसको जाके पेपर में भी आप पढ़ो। पेपर में डायरेक्ट देखना भैया कथन क्या दे रखा है और कारण क्या दे रखा है। अगर इस लैंग्वेज को पढ़ने में टाइम लगाएंगे तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट होने वाला है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें कथन दे रखा है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा किसान खेती से जबरन बाहर होते जा रहे हैं। उसका कारण दे रखा है उन्होंने कि उनका भूमि आधार ज्यादा छोटा होता जा रहा है। ये तो कारण बिल्कुल इससे मैच भी कर रहा है कि किसान खेती से बाहर क्यों होते जा रहे हैं, वो इसलिए बाहर होते जा रहे हैं क्योंकि उनका भूमि का आधार है वो क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन और कारण सत्य हैं और कारण कथन की उचित व्याख्या करता है। अगला हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 51 कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 की सूची में किन 3 खेल को हटा दिया गया है। इसका आएगा आंसर कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। 52 है संसद ने हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया है। तो संसद ने जो हाल ही में ऐप लॉन्च किया है वो किया है डिजिटल संसद। क्वेश्चन नंबर 53 में हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा तीसरा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया गया है। तो ये बनाया गया है आपका फिलीपींस में, ये सॉरी जयपुर भारत में। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। 54 में है कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट देश की पेपरलेस अदालत बनी है। तो ये बना है केरल। केरल का जो हाई कोर्ट है वो क्या बना है, पेपरलेस अदालत बनी है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया है। ये किसने किया है, फिलीपींस ने। क्वेश्चन नंबर 56 हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये बनाया है शेफाली वर्मा को। ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु कौन सा मिशन शुरू किया है। तो उस टाइम पे कौन सा मिशन चलाया गया था, ये चलाया गया था ऑपरेशन गंगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास किया है। तो ये कौन सा है, रूस के साथ। ये कुछ करंट के क्वेश्चन है क्योंकि ये 2022 में इससे पहले पैट का एग्जाम हुआ था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उस टाइम पे जो करंट किया थे वो भी इसमें इंक्लूड है। तो ये करंट उस टाइम के ना पढ़ के अभी वाले करंट आपको पढ़ने, बाकी सभी पैटर्न आपका सेम रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 59 द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसकी पुस्तक है। ये है दलाई लामा और डेसमंड टूटू, यानी दोनों की ये पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। अगला है क्वेश्चन नंबर 60 पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ये किया गया है अपना नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में हो जाएगा वाटर लिली भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो वाटर लिली जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट, इसमें बोला है सुमेलित कीजिए,
जैसे नॉर्वे का संबंध किससे है? नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, यानी पहले का फोर्थ। तो पहले का फोर्थ किस में है? ऑप्शन नंबर 3 और 4 में। एक और देख लेते हैं, जैसे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना, यानी चौथे का हो जाएगा दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध किसे निर्वाचित किया गया है? नीलम संजीव रेड्डी को। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस वो किसके द्वारा घोषित किया गया है? यह है डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। गोल गुंबद भारत के किस राज्य में है? ये कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है? इसमें छऊ और पाइका, ये दोनों के दोनों झारखंड के लोक नृत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर हो जाएगा, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 68 है, जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जूडो चीन का तो नहीं है, स्पेन का भी नहीं है, ये हो जाएगा आपका जापान का। जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 69 है, गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीटी ऊषा को जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया? ये किया गया था 1972 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 75 तक। इसमें एक पैराग्राफ दे रखा है और पैराग्राफ से हमें उस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं कि आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिससे राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हो, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी संस्कृति, परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मे के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच की बड़ी खाई बढ़ती गई है, और विश्व सांस्कृतिक के दावेदार होने का दावा करते हुए भी हम अपने घर में ही वामन बनकर रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद भी कहा जा सकता है। ये एक पैराग्राफ है। अगर पढ़ने में बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है तो आप अपने हिसाब से एक बार पढ़ लेना, वॉइस कम करके, और क्वेश्चनों का आंसर अपने हिसाब से ठीक लगाना, उसके बाद चेक कर लेना मैंने जो आंसर लगाया वो ठीक है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा गया है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि भारतीय मानस का संपदन ध्वनित होता है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो भारतीय मानस है उसका संपदन ध्वनित होता है। नेक्स्ट है, हमारी संस्कृति, ये हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें क्या होना चाहिए कि भारतीय संस्कृति परंपरा का प्रतिनिधित्व हो, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? हमारी संस्कृति पर आधारित होना चाहिए। इन्होंने इस गद्यांश में ये बताने की कोशिश करी। क्वेश्चन नंबर 74 है कि शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर आगे बढ़ने का कारण है कि हम, ये हो जाएगा, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है भारतीय समाजशास्त्र को सर्वोपरि स्थान नहीं देते, ये तो नहीं होगा। अगला है इसमें भारतीय भाषाओं का अध्ययन नहीं करते। तीसरा है विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को नहीं देख सकते, और चौथा है इसमें कि नई पीढ़ी को भीतर से खोखला करते। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कि विदेशी चश्मे लगाकर हम अपने को नहीं देखते, अपने जो लोग हैं उनको भी नहीं देखते। पैराग्राफ के बीच में थी ये लाइन, आपने अगर ध्यान से सुना या पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, हमें राष्ट्रीय संस्कृति परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए। क्यों जुड़ना चाहिए? कि एक सामयिक जीवन प्रभाव से। ठीक,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 80 तक। इसमें भी एक पैराग्राफ दिया हुआ है। अच्छा, इस बार हम क्या करते हैं, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन पढ़ने से पैराग्राफ पढ़ने में थोड़ा सा ज्यादा अच्छे समझ में आता है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है। अगला दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कि हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। क्वेश्चन नंबर 78 है मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है। 79 है आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि। और क्वेश्चन नंबर 80 हो जाएगा इसमें कि अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जबकि। ये 5 क्वेश्चन है। अब इसको हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो पैराग्राफ में हमें वो क्वेश्चन अगर कहीं मिलेगा तो वो चीज हमें समझ में आ जाएगी। जैसे इन्होंने कहा है कि शिक्षा को विज्ञान और प्राविधिक मूलधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को प्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। ऐसा भी क्वेश्चन दे रखा था ना भस्मासुर वाला, उसका ऑप्शन इसमें मिल जाएगा। अगला है व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में संकराग्रस्त है। अब देखते हैं इसमें जरा क्या हमारा ऑप्शन मिलेगा। इसमें 76 में था आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि। ऑप्शन दे रखा है इसमें वह विज्ञान की विंध्य शक्तियों से भयभीत है, इसलिए शंकालु है। ये तो पहला ही ऑप्शन ठीक है इसका कि वह क्या है, विज्ञान की जो विंध्य शक्ति हैं उनसे भयभीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है कि जीवन का एकांगी विकास या जीवन का ये गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन या जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। ये इसका ठीक आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है। तो मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव की चेतना में निर्वासित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जबकि व्यक्ति क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता बनने ना दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ये भी हमें पैराग्राफ में दे रखा था क्षुद्रता वाला। तो अगर आप इसमें ढूंढेंगे देखिए कि क्षुद्रता को व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता बनने ना दिया जाए। अगर आप पैराग्राफ में से ढूंढेंगे तो सारे आंसर इसमें मिल जाएंगे। अगला है अच्छा, इसके बाद अभी एक वीडियो जिसमें केवल हिंदी के पैराग्राफ और उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, एक वीडियो वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 85 तक एक पैराग्राफ दे रखा है। इसमें बोला है कि 2005 से 2009 तक किसी कंपनी के उत्पाद का उत्पादन तथा मांग दर्शाया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि समझाने में आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है किस वर्ष उत्पाद की मांग उत्पादन में अंतर न्यूनतम है। यानी दो हमें ये मैं पहले ग्राफ समझा देता हूं। ग्राफ में क्या दे रखा है, जो बॉक्स बना के दे रखा है उसको तो दर्शाया उत्पादन को और जो सर्कल में दे रखा है वो दर्शाया मांग को। तो हमें बस ये देखना है कि किस में मांग ज्यादा है किस में मांग कम है। जैसे 81 में कहा गया किस वर्ष मांग और उत्पादन में अंतर न्यूनतम है। तो आप इस ग्राफ से देख के पता चल रहा है भाई यहाँ पे अंतर ज्यादा है, 50 और 30 का अंतर है, यानी
टोटल 20 का अंतर है। इसमें 40 और 30 में टोटल 10 का अंतर है। 40 और 20 में 20 का अंतर है। 60 और 30 में 30 का अंतर है। और 60 और 40 में 20 का अंतर है। तो सबसे कम अंतर किसमें है? सबसे कम अंतर तो इसमें ये हमारा 10 का अंतर है, वो भी वर्ष 2006 में। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या हो जाएगा? 2006 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 82 कि वर्ष 2005 से वर्ष 2009 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें पूछा गया है कि उत्पादन और मांग पूछा गया कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है। इसको हम पहले उत्पादन को ऐड कर लेंगे, फिर मांग को ऐड कर लेंगे। उत्पादन किससे दर्शाया गया है? इससे वर्ग से। तो इसमें क्या है? 2005 में है 30, उसके बाद है 40, 40, 30, 70 और 20, 90, 90 और 60, 150, 150 और 40, 190। यानी हमारा उत्पादन कितना है? टोटल 190 है। मांग को ऐड करेंगे तो 50, 30, 80, 80 और 40, 120, 120 और 30, 150 और 60, 210। यानी मांग हो गई 210। तो इसमें हमें क्लियर दिख रहा है कि उत्पादन कम है, मांग ज्यादा है। यानी कौन सा वाला चिन्ह आएगा? ये वाला आएगा। हमें मांग को बढ़ा दर्शाना है और उत्पादन को कम करके दर्शाना है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है? मांग ज्यादा, उत्पादन कम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। 83 में पूछा गया है कि कितने वर्ष में उत्पादन मांग से अधिक किया गया है? तो ये तो हम ग्राफ देख के बड़े आराम से बता सकते हैं कि उत्पादन मांग से अधिक किस किस में है। उत्पादन मतलब जो हमारा वर्ग से दर्शाया गया है। तो ये देखना है वर्ग वाला ऊपर हो। देखिए, एक तो 2006 में ये 40 है यानी ऊपर है। 2008 में ये 60 है यानी ये भी ऊपर है। तो केवल 2 वर्ष में ऐसा है कि उत्पादन जो है मांग से अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी ठीक आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। किस वर्ष उत्पादन और मांग का अंतर सबसे अधिक रहा है? उत्पादन और मांग का अंतर सबसे कम तो हमने बता दिया था 2006 में है, और सबसे ज्यादा भी दिख रहा है 2008 में, क्योंकि इसमें कितना अंतर है? इसमें 30 का अंतर आया था। तो 84 का आंसर हो जाएगा सी, 2008। और क्वेश्चन नंबर 85 है, इसमें कितने वर्ष में औसत उत्पादन औसत मांग से अधिक रहा है? तो इसमें हमें क्या करना है? पहले मांग का औसत निकालना पड़ेगा। अभी हमने मांग को ऐड किया था, तो मांग का ऐड करने के बाद कितना आ रहा था? 210 आ रहा है। ये मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे। मांग हमारी कितनी आ रही थी? 210 आ रही थी, और 5 वर्षों की दे रखी है मांग। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 5 दूनी 10, यानी 42 आ जाएगा। तो हमें ये पूछ रहा है कि उत्पादन 42 से ज्यादा कब कब रहा है? तो उत्पादन देखिए आप, 2005 में 30 रहा है यानी 42 से कम है। 2006 में 40 रहा है, ये भी 42 से कम है। उसके बाद किसमें? 2007 में, इसमें 20 रहा है, ये भी 42 से कम है। पर 2008 में उत्पादन कितना रहा है? 60 रहा है। तो ये 42 से ज्यादा है, यानी एक ही वर्ष ऐसा है जिसमें उत्पादन जो है औसत मांग से अधिक रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 90 तक। इसमें कहा गया है कि 86 से 90 तक के लिए एक आरेख दे रखा है, और आरेख में क्या है कि सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या है। देख लेते जरा ये कौन सा आरेख है। ये ग्राफ है, इसमें कर्मचारियों की संख्या सप्ताह के विभिन्न दिनों के अनुसार दे रखी है। इसको इधर लगा देते हैं, इधर ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 में कहा गया है कि शनिवार को उपस्थित कर्मचारियों की संख्या सोमवार को उपस्थित कर्मचारियों की संख्या से कितनी कम है? तो शनिवार को कितने हैं? 200, और सोमवार को कितने हैं? 800। तो 800 में से 200 को हम माइनस कर देंगे, तो सिंपल सी बात, आंसर कितना आ जाएगा? 600 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर हो जाएगा। अगला है मंगलवार को उपस्थित कर्मचारियों की संख्या बुधवार को उपस्थित कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? इस बार हमें प्रतिशत में बताना। तो मंगलवार को कितने हैं? 600 हैं, और बुधवार को कितने हैं? 1000 हैं। तो पहली बात तो हमें यह देखना है कि कितने कम है। तो कम है भैया 400, वो पूछा किससे है? 1000 से। तो 1000 में से 400 है, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 400 बटे 1000 गुना 100, और 3 जीरो में से 2 जीरो ये वाली गई और 1 जीरो ये वाली गई, तो केवल परसेंटेज कितना बता? 40% इसका आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। 88 में कहा गया है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार में उपस्थित कर्मचारियों की कुल संख्या तथा गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार
को उपस्थित कर्मचारियों की कुल संख्या से क्या अनुपात है? तो इसको हम काउंट कर लेते हैं। पहले 3 और लास्ट वाले 3 को तो पूछ रहा है। सोम मंगल बुध कितना आ रहा है? 8 और 6 14, 14 और 10 24, यानी सोम मंगल बुध में कितने हैं? 2400 कर्मचारी हैं। अनुपात गुरु शुक्र शनि इनको ऐड करेंगे तो 14 और 12 26 और 2 28, यानी इसमें 2800 कर्मचारी है। और इनका केवल अनुपात पूछ रहा है, तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये कटेगा 6 चौक 24 और 7 चौक 28, यानी 6 अनुपात 7 इसका ठीक आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं जरा, ऑप्शन में दे रखा नहीं दे रखा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 6 अनुपात 7। अगला है क्वेश्चन नंबर 89, सप्ताह में कितने दिन उपस्थित कर्मचारियों की संख्या साप्ताहिक औसत से अधिक है? अच्छा, साप्ताहिक औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो सभी को ऐड करना पड़ेगा। हमने ऐड तो किया, ये 6 दिन तो ये 2400 है, तो 3 दिन तो 2400 हो गया, 3 दिन 2800 हो गया, 24 और 2800 टोटल कितना हो जाएगा? यानी 5200। और रविवार को कोई आया ही नहीं, तो टोटल तो संख्या हो गई 5200। और दिन कितने हैं? 7, तो 5200 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 सत्ते 49 बचा 3, 7 चौक 28 बचेगा 3, ये सॉरी 2, 7 दूनी 14, यानी लगभग 742 व्यक्तियों ने काम किया है। तो औसत जो है इनका, अब औसत के हिसाब से हमें क्या देखना है इसमें? इसने पूछा है कि कितने दिन औसत से अधिक लोग रहे हैं, यानी 742 से अधिक कब कब रहे हैं? एक तो सोमवार को 800 लोग रहे हैं तो 742 से अधिक है, एक बुधवार को 1000 रहे हैं तो भी 742 से अधिक है, गुरुवार को 1400 रहे हैं वो भी 742 से अधिक है, और शुक्रवार को 1200 रहे हैं वो भी 742 से अधिक है। यानी 4 दिन ऐसे रहे हैं जिसमें औसत से संख्या ज्यादा रही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 90 में कहा गया है कि सबसे कम और सबसे अधिक उपस्थिति वाले दिन में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या का अंतर कितना है? तो सबसे कम तो भैया रविवार को कोई आया ही नहीं, 0 आदमी। और सबसे अधिक कब है? सबसे अधिक है गुरुवार को, कितने आए हैं? 1400। तो इनका अंतर पूछ रहा है, 1400 में से 0 माइनस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? आंसर 1400 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? इसमें फिर से बोला गया है कि 91 से 95 तक दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1991, 2001, 2011, 2021, 2031, इन्हें जनसंख्या दे रखी है शहर ए और शहर बी की। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? 91 में कहा गया है कि किस वर्ष शहर ए तथा शहर बी की जनसंख्या का अंतर अधिकतम है। तो अंतर अधिकतम देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन दोनों को सबको बीच बीच में माइनस कर करके देखते रहो। जो 1991 में है, शहर ए में 15 है और इसमें 18 है, यानी 3 का अंतर है। 2001 में इसमें 20 है, इसमें 12 है, यानी 8 का अंतर है। 2011 में 21 और कितना? 15, इसमें कितने का अंतर हो गया आपका? 6 का अंतर हो गया। 2021 में 25 और 22 में 3 का अंतर है, और 2031 में 26 और 24 में मात्र 2 का अंतर। सबसे बड़ा जो अंतर है किसमें है? वो 2001 में है, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा 2001। कहां गया? ये रहा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 2001। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2021 में शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो 2021 में जो जनसंख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है? दो 2021 में जनसंख्या है 25 शहर ए में, और शहर बी में है 22। ये पूछ रहा है कि शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो बी में है 22 और ए में है 25। ये इससे कितनी कम है? 3 कम है। कैलकुलेट किससे करा रहा है? कैलकुलेट करा रहा है बी से। इसमें पूछा है ए से कितने प्रतिशत कम है, तो ए में कितनी है? 25। 3/25 गुना 100। 25 को 100 से काटेंगे 4 आ जाएगा, 4 तिया 12 इसका ठीक आंसर हो जाएगा, यानी परसेंटेज आ जाएगी आपकी 12%, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। 93 में पूछा गया है कि वर्ष 1991 से 2021 तक
शहर ए की जनसंख्या में हुई वृद्धि 1991 में कितनी थी? 15 थी, और 2021 में कितनी हो गई है? 25 हो गई है। तो 15 से 25 हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 10 की वृद्धि हुई है, बटे में 15 गुना 100। इसको इससे काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 2 की 100 से गुना हो जाएगी, ये हो जाएगा 200 बटे 3, और 200 बटे 3 क्या होता है? 66 से ही 2 बटे 3 इसका ठीक आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। 94 में कहा गया है कि वर्ष 1991 में शहर ए की जनसंख्या तथा वर्ष 2011 में शहर बी की जनसंख्या का अनुपात क्या है? थोड़ा जगह खाली कर देते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। क्या पूछा है इसमें कि वर्ष 1991 में शहर ए की जनसंख्या तथा 2011 में शहर बी की जनसंख्या। 1991 में ए की जनसंख्या है 15, और 2011 में बी की जनसंख्या है ये भी 15, तो 15 का 15 से अनुपात पूछ रहा है, यानी आंसर आ जाएगा 1:1। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। किस दशक में बी की जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है? तो सबसे अधिक वृद्धि किस में देखी गई है? शहर बी की जनसंख्या में। पहले तो 1991 से 2001 में क्या हुआ? 18 से 12 हो गया, यानी कमी हो गई। उसके बाद 12 से 15 हुआ, यानी 3 की वृद्धि हुई है। उसके बाद 15 से सीधा 22, यानी 7 की वृद्धि हुई है। तो किसमें ज्यादा अंतर देखा गया? 2011 से 2021, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी ठीक आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 96 से लेके 100 तक, ये भी ग्राफ से संबंधित है। अच्छा, ग्राफ वाले अगर अलग से चाहिए, ग्राफ वाले में अगर डाउट भी है तो बता देना। ये हर एक सेट में 20 क्वेश्चन ये ग्राफ वाले आ रहे हैं, इसकी भी एक वीडियो फिर अलग से बना के दे दी जाएगी, केवल ग्राफ की। उसमें लगभग 20-30 क्वेश्चन ले लेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, ये दे रखा है ये एक कंपनी द्वारा विभिन्न प्रकार की कारों का उत्पादन दे रखा है। इसमें 2012, 13, 14, 15 और 16 में, और पूछ रहा है कि वर्ष 2014 में ए के कितने हैं? 48 हैं, 48 कार हैं। वर्ष 2013 में सी वाले कितने हैं? 36 हैं कारों का कुल उत्पादन, तथा वर्ष 2016 में बी वाले कितने हैं? 56। ये देखने कैसे हैं? पहले 2016 वाली लाइन में चलना है और फिर बी वाली लाइन में चलना है। तो जो दोनों वर्ड जाके जिस जगह पे मिले वही संख्या लेनी होती है। और वर्ष 2015 में ई वाले कितने हैं? 35 है। तो ये पूछ रहा है कि इनका कुल उत्पादन का अनुपात क्या होगा? इनको ऐड कर लो, 46 और 48 और 36 कितना हो जाएगा? 8 से 14 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, यानी 84, और इसका आ जाएगा 6 5 11 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9। तो हमें 84:91 का अनुपात बताना है। ये अगर कट रहा है तो काट दो, ये कट जाएगा 12 7 84 और 13 7 91, यानी अनुपात आ जाएगा 12:13। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 97 कि किस वर्ष कुल उत्पादन सबसे अधिक रहा है? अच्छा, अगर कुल उत्पादन ऐसे पूछ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ऐड करना पड़ेगा। जोड़ लेते हैं जरा। इसमें है 30, 42, 48, 51 और 20। इसको जोड़कर टोटल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 191, 191। 35, 48, 36, 24 और 12, इसको ऐड करेंगे टोटल आ जाएगा 155। वैसे तो देखते इसमें पता चल रहा है कि जो लास्ट वाली संख्या है ना सारी बड़ी बड़ी है, तो यही वाला इसका आंसर होगा। फिर भी एक बार ऐड कर लेते हैं, क्या पता आगे भी किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए। अगला है 48, 40, 38, 30 और 40। इसको टोटल को ऐड करेंगे, आ जाएगा 166। 45, 38, 36, 40 और 35, इसको ऐड करने से आ रहा है 200। 56, 56, 47, 54 और 45, इसको ऐड करा तो ये आ गया आपका 258। तो संख्या देखने से पता चली थी कि बड़ी बड़ी संख्या है, उसके भी अनुसार बता सकते हैं, वरना हम वैसे भी काउंट करके बता सकते हैं कि 2016 में सबसे अधिक उत्पादन हुआ है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा
डी इसका सही आंसर हो जाएगा 2016। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछ रहा है कि वर्ष 2012 से 2016 तक किस प्रकार की कारों का कुल उत्पादन सबसे अधिक रहा है। इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ए वाली कार का टोटल जो उत्पादन रहा है ये रहा है आपका 30, 35, 48 प्लस 45 प्लस 56। इसको टोटल को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 213, 42 प्लस 48 प्लस 40 प्लस 38 प्लस 56। इसको टोटल को काउंट करेंगे, कितना आ जाएगा 224, 48, 36, 38, 36 और 47। इसको जोड़ेंगे 205, 51 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 46 प्लस 54। इसको ऐड करेंगे, ये भी कितना आ जाएगा 205, 20, 12, 40, 35 और 45। इसको टोटल को ऐड करेंगे तो 152। इसमें क्या पूछा है कि सबसे अधिक कौन सी किस्म की जो कार है उनका उत्पादन हुआ है, तो ये हुई है कार बी का उत्पादन, यानी 224, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट है, 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में है कितने वर्ष सी प्रकार की कार का उत्पादन ए प्रकार की कार के औसत उत्पादन से अधिक रहा है। तो औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा। ए प्रकार की जो कार है अभी हमने ऐड किया था, कितना आया था 213, तो 213, और इसका औसत निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 5 छंग 30, यानी 42.6। इसमें पूछ रहा है कितने वर्ष सी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन ए प्रकार की कार के औसत उत्पादन से अधिक रहा है। तो सी प्रकार की जो कार थी इनका 2012 में था, ग्राफ पिछले पेज पे, इसलिए मैं यहीं लिख देता हूँ 48, 36, 38, 36 और 47। ये हमें 5 संख्या दे रखी थी और इसमें पूछा कितने वर्ष में अधिक रहा है। तो भैया 48 42 से अधिक है और 47 भी 42 से अधिक है, तो केवल 2 ही वर्ष ऐसा रहा है जिसमें अधिक रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है कि किस वर्ष कारों का कुल उत्पादन सबसे कम रहा है। तो कुल उत्पादन सबसे कम किस वर्ष में रहा है, अभी हमने ऐड भी किया था सभी को। तो जो 2012 था, 2012 में तो 191 था, 2013 में कितना था 155, तो 2013 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट होता है। किसी को किसी प्रकार के क्वेश्चन में कोई डाउट है, आप टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो में दे रखा है, जिसमें नहीं होगा इससे पहले वाली वीडियो में सभी में दे रखा है, उससे जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, ताकि आपको कंटिन्यू पीडीएफ भी मिलती रहे। और किसी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए पैट से रिलेटेड तो आप मुझे बता देना, उस पर नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, और एक चीज़ और, इसमें आप पीडीएफ, ये मैंने ये वाली पीडीएफ टेलीग्राम पे दे रखी है, प्रैक्टिस सेट एक बार खुद से लगाना, खुद से लगाने के बाद तब जाके इस वीडियो को देखना और अच्छे सोल्व हो जाएगा। धन्यवाद।